Hello dear students, welcome on Vedifile. In our previous lecture, we discussed about the introduction of mechanical properties of solids. We discussed about the elasticity and plasticity. And now, in this lecture, we are going to discuss about the elastic behavior of solids in detail and also discuss about the stress and strain. Okay, so if we see the atomic level of solids, we know that in solids atoms or molecules are basically bonded with neighboring atoms or molecule because of interatomic forces और intermolecular forces, यानी कि interatomic forces या फिर intermolecular forces की वजह से जो atoms या molecules होते हैं वो आपस में bonded होते हैं solid के अंदर. ठीक है, तो जब हम कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, ये जो पार्टिकल्स हैं, अभी एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, ये मैटर पे डिपेंड करता है क्या है वो, तो वो क्या होंगे, अपनी पोजीशन को चेंज करेंगे. ठीक है, अब ये जो चेंज है ये विजिबल हो भी सकता है हमें और ना भी हो. ठीक है, जैसे अगर रबर को अपन नॉर्मल फोर्स में दबाएंगे तो उसमें डिफॉर्मेशन हमें विजिबल होगा, लेकिन एक मैं मेटल के सॉलिड स्फीयर को अगर मैं कंप्रेस करने की कोशिश करता हूँ तो उसके अंदर हमें डिफॉर्मेशन क्या नहीं आएगा, नज़र नहीं आएगा. लेकिन एटॉमिक लेवल पर जो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, अपनी पोजीशन चेंज करते हैं, क्योंकि अपन एटॉमिक लेवल तक देख नहीं सकते ना, एटॉमिक स्केल तक 10⁻⁻10 मीटर इज एटॉमिक स्केल, वहाँ तक अपन देख नहीं सकते उतना डिफरेंस. तो कुछ ऑब्जेक्ट्स के लिए हमें जो डिफॉर्मेशन है वो क्लियरली विजिबल हो जाता है, कुछ के लिए नहीं होता है. इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द solid and also depend on the amount of the applied force, कि आप कितना फोर्स लगा रहे हो. जैसे एक बच्चा फोर्स लगा रहा है, एक रेसलर फोर्स लगा रहा है, या आप एक हाइड्रोलिक प्रेस से फोर्स लगवा रहे हो. ठीक है, तीनों केस में अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं. तो क्या कहा मैंने, दैट इन सॉलिड्स एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर सराउंडेड बाई देयर नेबर एटम्स और मॉलिक्यूल्स एंड बॉन्डेड बाई देम विद इंटर एटोमिक और इंटर मोलिकुलर फोर्सेस. ठीक है, इंटर एटोमिक या फिर इंटर मोलिकुलर फोर्सेस की वजह से बॉन्डेड होते हैं. व्हेन वी अप्लाई एक्सटर्नल फोर्स, इट्स शेप एंड साइज may deform and the deformation may be visible for the humans and not visible for the humans because we cannot see at the atomic scale, because there are metals whose atoms and molecules will displace their position on applying the external force, but it is not mandatory that this deformation will be visible for us. ठीक है, लेकिन रबर की बात करें तो उसका डिफॉर्मेशन विजिबल होगा. तो जब आप एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं तो ये बात तो तय है कि जो उनके एटम्स या जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके डिस्टेंस जो है वो चेंज होती है और उनके अंदर डिफॉर्मेशन आता है. अब क्योंकि उनके अंदर डिफॉर्मेशन आ रहा है इसीलिए अपन इस अप्लाइड फोर्स को क्या कहते हैं, डिफॉर्मेशन फोर्स कहते हैं. अब अगर डिफॉर्मेशन फोर्स हम हटा लेते हैं, जैसे रबर पर अपन ने कंप्रेस किया, फोर्स लगा रहे हैं, और जैसे मैंने फोर्स हटाया तो वापस अपनी शेप पे आ जाएगा, साइज में आ जाएगा. तो वापस शेप में आने के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है, रीस्टोरिंग फोर्स. कौन है, रीस्टोरिंग फोर्स. तो यानी कि रीस्टोरिंग मैकेनिज्म है, यहाँ पर रीस्टोर हो रहा है. जैसे आप एक स्प्रिंग को स्ट्रैच करके छोड़ते हो, जैसे ही फोर्स हटाते हो वापस वो अपनी जगह पहुंच जाती है. तो ये जो रीस्टोरिंग फोर्स है यही रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए, उसकी शेप और साइज को रिगेन कराने के लिए. अब ये रीस्टोरिंग फोर्स आया कहाँ से आया, याद करो, जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बॉन्डेड होते हैं, और बॉन्डेड होते हैं तो किन फोर्सेज की वजह से होते हैं, वो इंटर एटोमिक या इंटर मोलिकुलर फोर्सेज की वजह से. तो सॉलिड्स के अंदर जो इंटर एटोमिक और जो इंटर मोलिकुलर फोर्सेज हैं वही किसका काम करते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स का काम करते हैं. वही क्या करते हैं, उनकी जो शेप और साइज उसको रिस्टोर करने का काम करते हैं. क्लियर है. सो व्हेन डिफॉर्मेशन फोर्स इज रिमूव्ड, ऑब्जेक्ट्स और इलास्टिक ऑब्जेक्ट्स ट्राई टू रीगेन देयर शेप एंड साइज बिकॉज ऑफ द रीस्टोरिंग मैकेनिज्म, and the restoring force is basically provided by the interatomic और intermolecular forces. ठीक है, अब वो रिगेन कर रहा है. क्लियर है. और रिगेन अगर कंप्लीटली कर लेता है तो अपन उसको क्या कह देते हैं कि भाई ये तो क्या है, आइडियल है. क्या है, आइडियल रिजिड बॉडी हो गई. लेकिन आपको पता है प्रैक्टिकली जो है आइडियल रिजिड बॉडी नहीं मिलती है.
और अगर रिगेन बिल्कुल नहीं करता तो अपन उसको प्लास्टिक कह देते हैं, प्लास्टिक ऑब्जेक्ट है ये। तो अब अपन बात करते हैं कि इसको सिंप्लीफाइड मॉडल क्या दिया गया, मतलब जो सॉलिड के अंदर रिस्टोरिंग मैकेनिज्म है, यानी कि जो इलास्टिक प्रॉपर्टी है, उसके लिए एक सिंप्लीफाइड मॉडल किसने दिया। तो इसके लिए सिंप्लीफाइड जो मॉडल दिया वो दिया था इंग्लिश फिजिसिस्ट रॉबर्ट हुक ने। और रॉबर्ट हुक ने जो मॉडल दिया सॉलिड्स के लिए वो बिल्कुल स्प्रिंग बॉल सिस्टम जैसा है, यानी कि रॉबर्ट हुक assumed that atoms or molecules, that is constant particles of solids, are as balls, and bond by bonds between those constant particles are like springs. So when we consider a spring ball system, you can see here this is a 3D spring ball system, and if I apply a force on any ball, then its position is going to be changed, okay. But when I remove the applied force, जब मैं applied force को हटाता हूँ तो क्या करता है, ये अपनी पोजीशन को क्या कर लेता है, रीगेन कर लेता है। किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ द स्प्रिंग फोर्सेज। और स्प्रिंग फोर्सेज भी क्या होते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स होते हैं। तो जैसे यहाँ पे स्प्रिंग बॉल सिस्टम के अंदर बॉल अपनी पोजीशन को रिगेन कर रही है, उसी तरीके से सॉलिड्स के अंदर इंटर एटॉमिक और जो इंटर मोलिकुलर फोर्स हैं वो क्या करा देते हैं, एटम और मॉलिक्यूल की जो ओरिजिनल शेप और पोजीशन थी उसको रिगेन करवा देते हैं। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो दैट इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड्स कैन बी explained by the simplified model proposed by Robert Hooke, and that model is spring ball system. That is, balls are considered as atoms or molecule, and the springs are considered as the bonds between the constant particles. Clear? तो अब आप चाहे बॉल को स्ट्रेच करो चाहे कंप्रेस करो, जैसे आप अपना फोर्स हटाओगे तो स्प्रिंग क्या करेंगी, जो बॉल है उसकी पोजीशन को रीगेन करवा देंगी, मतलब ओरिजिनल पोजीशन में लेकर आ जाएंगी। तो ये बात हो गई इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड्स की। और हुक ने जो है अपना मैथमेटिकल लॉ दिया वो अपन आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे, अभी जनरल इंट्रोडक्शन की अपन बात कर रहे हैं।